नीलनगर गांव की सर्द हवाएं जब जंगल से टकराकर वापस लौटती तो उनकी पहली दस्तक उसी टूटी फूटी झोपड़ी पर होती थी जहां आस्था और उसकी 10 साल की छोटी बहन अवनी रहती थी। बरसों पहले एक बीमारी ने इनके माता पिता को इनसे छीन लिया था। आस्था, जो अभी खुद किशोरावस्था की दहलीज पर ही थी, अपनी छोटी बहन के लिए माँ और पिता दोनों बन गई। आस्था की पूरी दुनिया अवनी की मुस्कुराहट में सिमटी थी। वह दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाती और शाम को ठिठुरते हाथों से चूल्हा जलाती, सिर्फ इसलिए कि अवनी का भविष्य अंधेरे में न खो जाए। अवनी, छोटी, तूने आज फिर से आंगन बुहारा है। देख, मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक तेरी ये दीदी जिंदा है तुझे इन हाथों को मिट्टी में सानने की जरूरत नहीं है। जा, अपनी फटी हुई किताब उठा और थोड़ा पढ़ ले। दीदी, आप रोज ऐसे ही कहती हैं। आपकी हथेलियों के छाले अब मुझे सोने नहीं देते। रात को जब आप दर्द से कराहती हैं तो मेरा दिल फट जाता है। क्या मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती? आज आप घर पर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे पगली, जिस दिन तू काम करने लगेगी उस दिन मुझे लगेगा कि मैं अपने वादे में हार गई। मैंने माँ बापू से वादा किया था कि तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगी। तू बस खुश रह, मेरी थकान तो तेरी हंसी देखकर ही मिट जाती है। आस्था रोज की तरह अपनी भूख को एक घूंट पानी के साथ निगलकर दीनानाथ चाचा के घर काम करने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल गई। अवनी घर पर अकेली थी और उसका मन अपनी दीदी की हालत देखकर व्याकुल था। तभी उनके पड़ोसी माधव ने दरवाजे पर दस्तक दी। आस्था, अरे ओ आस्था, घर पर हो क्या? माधव भैया, दीदी तो काम पर गई हैं। क्या कोई काम था? पिया, मेरा मतलब अवनी। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। हमें घर की देखरेख के लिए किसी की जरूरत थी। मैंने सोचा अगर आस्था शाम को कुछ घंटे हमारे यहाँ काम कर सके तो उसे थोड़े और पैसे मिल जाएंगे। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। माधव की बात सुनकर अवनी का नन्हा सा मन तेजी से सोचने लगा। उसे लगा कि यदि वह माधव भैया के यहाँ काम करने चली जाए तो आस्था दीदी को एक घर में काम करने से राहत मिल सकती है। भैया, दीदी तो पहले ही 2 गांवों के चक्कर काटकर अधमरी हो जाती हैं। पर अगर उनकी जगह मैं आपके घर आ जाऊं तो? घर का ही तो काम है, मैं कर लूंगी। बस आप दीदी को मत बताना, मैं उन्हें रात को समझा दूंगी। माधव अवनी की आंखों में अपनी बहन के लिए वो असीम प्रेम देखकर दंग रह गया। ठीक है अवनी, तुम ही आ जाना, लेकिन मैं अभी चलता हूँ। रात को जब आस्था थकी हारी घर लौटी तो अवनी ने खाना खाते हुए यह बात छेड़ी। दीदी, आज माधव भैया आए थे। वो चाहते थे कि आप उनके घर भी काम करें। पर मैंने सोच लिया है दीदी, अब मैं भी काम करूंगी। आपकी ये हड्डियां अब और बोझ नहीं उठा पाएंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं अपनी दीदी का दुख आधा नहीं कर सकती? अवनी, ये क्या कह रही है तू? अभी तेरी उम्र मिट्टी के घरौंदे बनाने की है, बर्तनों की काली मांजने की नहीं। मैं मरते दम तक मेहनत करूंगी, पर तेरा बचपन किसी की रसोई में जलने नहीं दूंगी। दीदी, जब माँ बापू गए थे तब आपने भी तो अपना बचपन छोड़ दिया था ना? क्या अब मैं आपकी बेटी बनकर आपका सहारा नहीं बन सकती? प्लीज दीदी, बस एक बार कोशिश करने दीजिए। आस्था के पास अवनी की मासूमियत और घर की बदहालात का कोई जवाब नहीं था। उस रात उस कच्ची झोपड़ी की छत से टपकता पानी भी जैसे उन दोनों बहनों के नसीब पर आंसू बहा रहा था। सुबह की पहली किरण अभी नीलनगर की पहाड़ियों के पीछे से झांक ही रही थी कि अवनी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। आज उसके नन्हे कंधों पर घर की आधी जिम्मेदारी थी। आस्था अब भी गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं और हाथों के छाले रात की ओस में और भी लाल पड़ गए थे।
अवनी नंगे पैर माधव के घर की ओर चल पड़ी। उसके दिल में डर था, पर अपनी दीदी को आराम देने की तड़प उस डर से कहीं बड़ी थी। हे भगवान, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दीदी की तरह सारा काम कर सकूं। अगर आज मैंने हार मान ली तो दीदी फिर से भूखे पेट खेतों में सड़ेंगी। मुझे पत्थर जैसा मजबूत बनना होगा। माधव के घर पहुंचते ही उसकी माँ सुमित्रा चाची ने अवनी को देखा। उनकी आंखों में ममता तो थी, पर अवनी की उम्र देखकर उनका कलेजा फटने लगा। बेटी, तू सच में आ गई। मुझे लगा था कि आस्था तुझे कभी नहीं भेजेगी। देख, तू अभी बहुत छोटी है। अगर तुझसे काम ना हो तो बता देना। मैं तुझे अपनी बेटी समझकर ही यहाँ रख रही हूँ। नहीं चाची जी, आप चिंता मत कीजिए। घर का ही तो काम है। मैं दीदी को देखते देखते सब सीख गई हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए कि कहाँ से शुरू करना है। मैं अपनी दीदी का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, रसोई में कुछ बर्तन है, उसे साफ कर दे और आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। अवनी रसोई में चली गई। बर्तनों का ढेर उसकी कद से भी ऊंचा लग रहा था और राख की कालिख उसके कोमल हाथों को काला करने लगी। हर बर्तन मांजते समय उसके नन्हे हाथों में चुभन होती, पर वह मुस्कुराती रही। उधर आस्था जब जागी और अवनी को घर पर नहीं पाया तो उसकी रूह कांप उठी। वह बदहवास होकर माधव के घर की ओर भागी। आस्था ने जब खिड़की से अवनी को मेहनत करते देखा, उसके आंसू बह निकले। उसने खुद को संभाला और अपने काम दीनानाथ चाचा के घर के लिए निकल गई। मेरी बच्ची, तुझे खिलौनों से खेलना था और तू राख से खेल रही है। ये गरीबी इंसान को जीते जी मार देती है। आज मैं और भी मेहनत करूंगी ताकि तुझे जल्द ही इस कालिक से आजाद करा सकूं। लेकिन आस्था को नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। दीनानाथ चाचा का बेटा विक्रम जो शहर से वापस लौटा था, उसकी नीयत साफ नहीं थी। जब आस्था हवेली के पिछले हिस्से में सफाई कर रही थी, विक्रम वहां आ पहुंचा। क्यों आस्था, कब तक इन पुराने बर्तनों और धूल के बीच अपनी जवानी बर्बाद करती रहोगी? देखो, मेरे पास शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। अगर तुम मेरी बात मान लो और मेरे साथ शहर चलो तो तुम्हें और तुम्हारी उस छोटी बहन को कभी किसी के घर झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी। विक्रम भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ मेहनत की रोटी कमाने आती हूँ। मुझे आपके शहर या आपके पैसों से कोई मतलब नहीं है। कृपया मुझे अपना काम करने दीजिए। भैया मत कहो मुझे, और पैसे की बात मत करो। तुम्हारी गरीबी मैं एक पल में मिटा सकता हूँ। बस एक शर्त है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने मना किया तो कल से तुम्हें इस पूरे इलाके में कोई काम नहीं देगा। सोच लो, तुम्हारी बहन भूखी मर जाएगी। मेरी बहन भूखी मरना पसंद करेगी, पर अपनी दीदी की इज्जत का सौदा कभी नहीं करेगी। अगर मेहनत की रोटी नहीं मिली तो हम मिट्टी खाकर सो जाएंगे, पर आपकी इन गंदी शर्तों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आज के बाद मैं इस हवेली में कदम नहीं रखूंगी। आस्था वहां से भाग निकली। उसके पीछे विक्रम की अट्ठास भरी हंसी गूंज रही थी। आस्था का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक तरफ इज्जत थी और दूसरी तरफ भूखा पेट। वह रोते हुए जंगल के रास्ते अपने घर की ओर भागी। उसे लगा कि आसमान गिर पड़ा है। अब घर कैसे चलेगा? अवनी को क्या जवाब देगी? यह चिंता उसे कोस रही थी। उधर शाम को अवनी माधव के घर से अपनी पहली कमाई के रूप में कुछ पैसे और सुमित्रा चाची द्वारा दी गई गरम रोटियां लेकर लौटने लगी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। दीदी देखो, आज मैंने अपनी पहली कमाई की है। चाची ने कहा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं छोटी, बस आज तेरी मेहनत देखकर मेरी आंखें भर आईं। तू बहुत बहादुर है, मेरी रूह है तू। आस्था ने अवनी को सच नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि अवनी के मासूम मन पर दुनिया की इस गंदगी का साया पड़े। पर आस्था जानती थी कि कल से गांव के दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं। उस रात दोनों बहनें एक दूसरे को पकड़कर सोईं।
पर आस्था की आंखों में आने वाले कल का खौफ नाच रहा था। रात का सन्नाटा आस्था के लिए किसी काल कोठरी जैसा था। विक्रम की वो गंदी बातें और धमकी उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रही थीं। अगले दिन जब सूरज निकला तो आस्था के मन में एक अजीब सा खौफ था। वह फिर भी हिम्मत जुटाकर गांव के दूसरे घरों में काम मांगने निकली, लेकिन विक्रम का रसूख अपना काम कर चुका था। जिस भी घर के दरवाजे पर वह जाती, लोग उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लेते या बहाना बनाकर टाल देते। देख आस्था, हमें अब किसी काम करने वाली की जरूरत नहीं है। और सुना है तू बड़े लोगों से बदतमीजी करने लगी है। ऐसी लड़कियों को हम अपने घर में नहीं रख सकते। जा यहाँ से। चाची, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस अपनी इज्जत बचाकर भाग आई। क्या गरीबी का मतलब ये है कि हम अपनी आत्मा बेच दें? मेरी छोटी बहन भूखी है, बस थोड़ा सा काम दे दीजिए। पर पत्थर दिल समाज पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। दोपहर तक आस्था हारकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे समझ आ गया कि विक्रम ने उसे गांव में पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। उधर अवनी माधव के घर में मन लगाकर काम कर रही थी, पर उसका ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जाता। जब अवनी शाम को घर पहुंची, उसने देखा कि चूल्हा ठंडा पड़ा है और आस्था एक कोने में सिर झुकाए बैठी है। दीदी, आज क्या हुआ? आप काम पर नहीं गईं? और आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या उस दीनानाथ के बेटे ने फिर कुछ कहा? छोटी, आज हम हार गए। पूरे गांव ने हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। विक्रम ने सबको डरा दिया है। अब हमारे पास न काम है और ना ही राशन। मैं तुझे कैसे पालूंगी? मैं एक अच्छी दीदी नहीं बन पाई। दीदी, आप हार नहीं सकती। अगर गांव वाले हमें काम नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम जंगल जाएंगे। आपने ही तो कहा था कि जंगल की सूखी लकड़ियां और फल कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते। हम अपनी मेहनत की रोटी खाएंगे, किसी की भीख नहीं। आप रोना बंद कीजिए। आपकी अवनी अब बड़ी हो गई है। अवनी की बातों ने आस्था के भीतर फिर से जान फूंक दी। दोनों बहनों ने तय किया कि वे कल से सुबह जल्दी उठकर जंगल जाएंगी और लकड़ियां इकट्ठा करके शहर की मंडी में बेचेंगी। अगली सुबह कांटों भरे रास्तों पर चलते हुए दोनों जंगल की गहराई में पहुंची। आस्था लकड़ियां काटती और अवनी उन्हें बांधकर गट्ठर बनाती। पर विक्रम का शैतानी दिमाग चैन से नहीं बैठा था। उसने अपने कुछ गुंडों को जंगल की ओर भेजा ताकि वह आस्था को डरा धमकाकर अपने वश में कर सके। जब दोनों बहनें लकड़ियों का भारी बोझ उठाए वापस लौट रही थीं, तभी 3 आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। कहाँ चली छोटी मालकिन? इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? विक्रम बाबू ने तुम्हारे लिए महलों का सपना देखा है और तुम यहाँ कांटों में घूम रही हो। चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना ये लकड़ियां तो क्या, तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। पीछे हट जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरी इज्जत और मेरे बहन की रक्षा के लिए मैं काली का रूप ले सकती हूँ। भाग जाओ यहाँ से। आस्था का ये रौद्र रूप देखकर गुंडे एक पल के लिए सहम गए। आस्था अपनी पूरी ताकत से लकड़ियों का गट्ठर उनकी ओर फेंकी और अवनी का हाथ पकड़कर झाड़ियों की ओर भाग निकली। जंगल का कोना कोना उसे पता था। वह छुपते छुपाते मंदिर के पीछे के गुप्त रास्ते से गांव की सरहद पर पहुंच गई। वह रात उनके लिए मौत के साए जैसी थी। वे घर नहीं गईं, बल्कि माधव के घर की पिछली दीवार के पास छुपकर रात बिताई। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनकी जान को खतरा है। दीदी, क्या वो हमें मार डालेंगे? मुझे डर लग रहा है। नहीं छोटी, कल सुबह हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। इस गांव की मिट्टी में अब सिर्फ नफरत बची है। हम शहर जाएंगे जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। वहाँ हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही आस्था और अवनी ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी। उस झोपड़ी को छोड़ते समय आस्था की आंखों में आंसू थे,
जहां उसने अपना बचपन बिताया था, लेकिन अवनी की सुरक्षा के लिए उसे यह पत्थर दिल गांव छोड़ना ही पड़ा। दोनों बहनें छिपते छिपाते जंगल के रास्ते शहर जाने वाली बस तक पहुंचीं। उनके पास बस कुछ ही सिक्के थे जो अवनी ने माधव के घर काम करके कमाए थे। देख छोटी, वो गांव अब पीछे छूट गया जहां लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाना चाहते थे। शहर बड़ा है, वहां कोई हमें नहीं जानता। वहां हम मेहनत करेंगे और चैन की नींद सोएंगे। दीदी, मुझे डर नहीं लग रहा। बस आप मेरे साथ हो, यही काफी है। शहर जाकर मैं खूब पढ़ाई करूंगी और आपको कभी किसी के घर झाड़ू नहीं लगाने दूंगी। शहर पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती गाड़ियों का रेला था। शहर की चमक धमक के पीछे एक खामोश निष्ठुरता, कोल्डनेस भी थी। वे घंटों तक सड़कों पर भटकती रहीं, पर किसी ने उन्हें सिर छुपाने की जगह नहीं दी। अंत में एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास एक शेड के नीचे उन्होंने अपनी रात बिताई। सुबह होते ही आस्था काम की तलाश में निकल पड़ी, जबकि अवनी वहीं सामान के पास बैठी रही। भैया, मुझे घर का कोई भी काम आता है, सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना। मुझे और मेरी छोटी बहन को बस एक कमरे की जगह और थोड़ा सा काम दे दीजिए। हम बहुत दूर से आए हैं। ए लड़की, यहाँ अजनबियों के लिए कोई जगह नहीं है और ऊपर से एक बच्चा भी साथ लाई है। जा यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगा। दिन बीतते गए, पर शहर में काम मिलना गांव से भी मुश्किल साबित हो रहा था। आस्था की पोटली के पैसे खत्म होने लगे थे। भूख से अवनी का चेहरा पीला पड़ने लगा, पर वह दीदी के सामने मुस्कुराती रहती। एक दोपहर जब आस्था थककर एक पार्क के पास बैठी थी, उसकी मुलाकात रुक्मिणी अम्मा से हुई, जो पास ही के एक छोटे से अनाथालय और सिलाई केंद्र को चलाती थीं। बेटी, कई दिनों से देख रही हूँ तुम अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ भटक रही हो। क्या बात है? कहाँ से आई हो? अम्मा, हम बस इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। गांव में एक दरिंदे ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। यहाँ शहर में हमें कोई काम नहीं दे रहा क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा नहीं है। मत रो बेटी, इस शहर में जहाँ पत्थर दिल लोग हैं, वहीं कुछ इंसानियत भी बची है। मेरे साथ चलो, मेरा एक छोटा सा सिलाई केंद्र है। मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगी और अवनी को पास के स्कूल में डालूंगी। तुम वहाँ सफाई का काम भी कर सकती हो और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी मिल जाएगा। आस्था को लगा जैसे उसे भगवान मिल गए हों। वह अम्मा के पैरों में गिर पड़ी। रुक्मिणी अम्मा उन्हें अपने छोटे से लेकिन साफ सुथरे केंद्र पर ले आईं। अवनी को पहली बार एक सुरक्षित छत और भरपेट खाना मिला। आस्था ने दिन रात एक करके सिलाई सीखना शुरू किया, पर किस्मत को शायद अभी एक और इम्तिहान लेना था। एक शाम जब आस्था बाजार से धागे लेकर लौट रही थी, उसने सड़क के पार एक महंगी गाड़ी देखी। उस गाड़ी से जो शख्स उतरा, उसे देखकर आस्था के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विक्रम था। वह शहर में अपने किसी बिजनेस पार्टनर से मिलने आया था। नहीं, ये यहाँ कैसे? क्या ये यहाँ भी मेरा पीछा करते हुए आया है? अगर इसने हमें देख लिया तो रुक्मिणी अम्मा और अवनी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मुझे यहाँ से भागना होगा या खुद को छिपाना होगा। शहर की जगमगाती रोशनी आस्था के लिए अचानक अंधेरी गलियों जैसी हो गई। विक्रम को शहर में देखना उसके लिए किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। आस्था तेज कदमों से रुक्मिणी अम्मा के केंद्र की ओर भागी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे डर था कि कहीं विक्रम की नजर उस पर न पड़ गई हो। अम्मा, अम्मा, अनर्थ हो गया। वह राक्षस, वह विक्रम यहाँ शहर में है। मैंने उसे बाजार में देखा। अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वह अवनी को नुकसान पहुंचाएगा। हमें यहाँ से भागना होगा। धैर्य रख बेटी, ये शहर बहुत बड़ा है। यहाँ हजारों चेहरे रोज मिलते और बिछड़ते हैं। वो तुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। और जब तक तू मेरे इस केंद्र की चहार दीवारी के अंदर है,
कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। डर को अपनी कमजोरी मत बनने दे, उसे अपनी ताकत बना। अगले कुछ दिन आस्था के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने केंद्र से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वह दिन भर सिलाई मशीन पर झुककर काम करती। एक दोपहर जब आस्था और अम्मा अंदर बच्चों के कपड़े सिल रही थीं, बाहर एक महंगी गाड़ी रुकी। गाड़ी से दो हट्टे कट्टे आदमी उतरे, जिनके चेहरों पर बेरहमी साफ झलक रही थी। वे विक्रम के खास आदमी थे, जो शहर के हर छोटे बड़े सिलाई केंद्रों की छानबीन कर रहे थे। बुढ़िया, सुना है यहाँ बाहर से आई लड़कियाँ काम करती हैं। हमें 2 अनाथ बहनों की तलाश है, एक बड़ी और एक छोटी। अगर तूने उनके बारे में सही जानकारी दी तो देख, ये नोटों की गड्डी, ये सब तेरी होगी। उस आदमी ने अपनी जेब से गुलाबी नोटों का एक मोटा बंडल निकाला और अम्मा के सामने मेज पर पटक दिया। पर्दे के पीछे खड़ी आस्था का शरीर थर थर कांपने लगा। उसने अवनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि इतनी बड़ी रकम देखकर शायद कोई भी इंसान डगमगा सकता है। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। इतना पैसा तूने पूरी जिंदगी सिलाई करके नहीं कमाया होगा। बस हाँ बोल दे कि वो यहाँ है और ये पैसा लेकर अपनी बाकी की जिंदगी चैन से गुजार। हमें बस उन लड़कियों से मतलब है। बेटा, ये कागज के टुकड़े उन लोगों के लिए कीमती हो सकते हैं जिनके पास ईमान नहीं होता। यहाँ जो बच्चे और लड़कियाँ रहती हैं, वो मेरी पूंजी हैं, मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य की जानकारी चंद पैसों के लिए नहीं बेचती। यहाँ कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अब अपना ये पैसा उठाओ और यहाँ से चले जाओ। देख बुढ़िया, विक्रम बाबू से पंगा लेना तुझे भारी पड़ेगा। अगर बाद में पता चला कि तू झूठ बोल रही है तो हम इस केंद्र को मिट्टी में मिला देंगे। फिर से सोच ले, ये आखिरी मौका है। धमकी किसी और को देना। मैंने सच कह दिया है, यहाँ कोई नहीं है। अब मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे बहुत काम है। विक्रम के आदमी बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। आस्था दौड़कर अम्मा के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी उनके लिए इतनी बड़ी दौलत को ठुकरा सकता है। अम्मा, आपने हमें बचा लिया। आपने इतने सारे पैसों को लात मार दी। वे लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें पता चला तो वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मैं बहुत डर गई हूँ अम्मा। पागल है तू। क्या ममता का भी कोई मोल होता है? मैंने उन पैसों में तेरी और अवनी की बेबसी देखी थी। अगर मैं आज बिक जाती तो खुदा को क्या मुंह दिखाती। तू मत डर बेटी, जब तक मैं हूं वो साए तुझे छू भी नहीं पाएंगे। बस अब तू कहीं बाहर मत जाना, यहाँ अंदर ही सुरक्षित रहे। उस रात आस्था और अम्मा ने देर तक बातें की। खिड़की से आती चांदनी में आस्था ने अम्मा को अपने गांव के वो सारे दुख सुनाए जो उसने अब तक अपने सीने में दबा रखे थे। वह बार बार कांप उठती थी, पर अम्मा का हाथ थामते ही उसे सुकून मिलता। अवनी गहरी नींद में सो रही थी, पर आस्था की आंखों में अब भी विक्रम का खौफ नाच रहा था। उसे एहसास था कि विक्रम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और ये शांति शायद किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। वक्त बीत रहा था, पर विक्रम की सनक शांत नहीं हुई थी। उसने शहर के हर कोने में अपने मुखबिर फैला दिए थे। एक दिन सिलाई केंद्र में जो सब्जी बेचता था, पैसों के लालच में विक्रम को सिलाई केंद्र का सटीक पता बता दिया। विक्रम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह आग बबूला होकर अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ रुक्मिणी अम्मा के केंद्र पर आ धमका। कहाँ छिपी है तू आस्था? आज तुझे इस बुढ़िया की ममता भी नहीं बचा पाएगी। अनाथ लड़कियों की जगह महलों में नहीं, पैरों की धूल में होती है। चल मेरे साथ, वरना इस पूरे केंद्र को अभी आग लगा दूंगा। आस्था डर के मारे अवनी को सीने से लगाकर एक कोने में दुबक गई। उसे लगा कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रुक्मिणी अम्मा तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे हाथ में एक फाइल लेकर निडर होकर विक्रम के सामने खड़ी हो गईं। अपनी मर्यादा में रह विक्रम। ये तेरा वो गांव नहीं जहाँ तेरा जुल्म चलता था। ये शहर है और यहाँ कानून का राज है। मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर आएगा, इसलिए मैंने पहले ही शहर के बड़े पुलिस अधिकारी को सारी जानकारी और तेरे पुराने काले कारनामों के सबूत दे दिए हैं। पुलिस? तू मुझे पुलिस से डराएगी?
पुलिस मेरी जेब में रहती है। तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंजी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ विक्रम के हाथों में हथकड़ी पहना दी। अम्मा ने विक्रम के उन आदमियों का भी पर्दाफाश कर दिया था जिन्होंने अनाथ लड़कियों को शहर लाकर बेचने का धंधा शुरू किया था। विक्रम बाबू, आपकी दबंगई के दिन अब खत्म हुए। अपहरण की कोशिश और तस्करी के आरोप में अब आप जेल की चक्की पीसेंगे। ले जाओ इसे। विक्रम चिल्लाता रह गया, पर न्याय की जीत हो चुकी थी। जब पुलिस उसे ले गई तो आस्था और अवनी रुक्मिणी अम्मा के पास आकर फुट फुट कर रोने लगी। आज उनकी रूह आजाद महसूस कर रही थी। अब उन्हें छिपने की जरूरत नहीं थी। अम्मा, आज आपने हमें एक नया जन्म दिया है। अब मैं और अवनी बिना किसी डर के अपना सिर उठाकर जी सकेंगे। मैं आपकी इस सिलाई केंद्र को शहर का सबसे बड़ा केंद्र बनाऊंगी। सालों बाद आस्था एक मशहूर डिजाइनर बनी और अवनी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक बड़ी अफसर। उन्होंने रुक्मिणी अम्मा के साथ मिलकर हजारों अनाथ लड़कियों को सहारा दिया। नीलनगर की उन 2 अनाथ बहनों ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और साथ में रुक्मिणी अम्मा जैसी नेक रूह हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।